आज सुनिए हिंदी के सुपरिचित, प्रतिष्ठित एवं कुशल कहानीकार पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी चुकारा। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नमस्कार मेजर साहब। नमस्कार करने वाला एक 25-26 साल का युवक है। मेजर रविकांत गार्डन अम्ब्रेला के नीचे बैठे सुबह की चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। सुबह की चाय और सुबह का अखबार रोज के नियम की तरह। नमस्कार। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेजर रविकांत ने कुछ उलझन भरे स्वर में जवाब दिया। मेजर रविकांत सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद लगा कि चलो वापस अपने पैतृक शहर को ही ठिकाना बना लिया जाए, तो यहाँ आ गए। पैतृक मकान बरसों से किराए पर ही चल रहा था। मकान में शिफ्ट होने से पहले लगभग उतना ही काम करवाना पड़ा था जितना कि नए मकान बनाने में होता है। जब सब कुछ मनमाफिक हो गया तो रहने को आ गए दोनों पति पत्नी यहाँ। दोनों पति पत्नी इसलिए कि बच्चे सब अपने अपने कैरियर में सेटल हो चुके हैं, शादियाँ हो गई हैं, तो अपने अपने परिवारों के साथ मस्त हैं और व्यस्त भी। अब पिछले 10-12 सालों से दोनों पति पत्नी यहीं हैं। बीच बीच में बच्चे आते रहते हैं या कभी कभी ये लोग भी बच्चों के पास चले जाते हैं। आप मुझे नहीं पहचानते, मेरा नाम राहुल वर्मा है, उस युवक ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया। बैठिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मेजर रविकांत ने कुछ शिष्टता के साथ बैठने का इशारा करते हुए पूछा। उनके कहते ही वो युवक पास ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठते ही मेजर रविकांत उस युवक के लिए चाय तैयार करने लगे। ये उनकी आदत में शुमार है, अपने हाथों से ही चाय बनाकर देना। शुगर? मेजर रविकांत ने पूछा। जी, 1 चम्मच, युवक ने उत्तर दिया। चाय की चुस्कियां लेते हुए कुछ पलों के लिए दोनों खामोश ही रहे। कुछ देर बाद युवक ही कुछ झिझकते हुए बोला, मैं एक छोटा सा अनुरोध लेकर आया हूँ आपके पास। बताइए बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। मेजर रविकांत ने तुरंत उत्तर दिया। जी, दरअसल मैं एक दुकान डाल रहा हूँ रेडीमेड कपड़ों की, मेन मार्केट में, जहाँ एक ही छत के नीचे सारे प्रमुख ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे। युवक ने खाली चाय का कप बेद की टेबल पर रखते हुए कहा। मेजर रविकांत कुछ उलझन में पड़ गए। रेडीमेड कपड़ों की दुकान से उनका क्या लेना देना, और फिर ये तो पहले ही कह चुका है कि कोई परिचित नहीं है। उनका तो कोई जान पहचान वाला भी रेडीमेड व्यवसाय में नहीं है। फिर क्यों आया है ये यहाँ? कहीं पैसा वैसा मांगने तो नहीं आया? लेकिन अपरिचित व्यक्ति एकदम से पैसा मांगने कैसे आ सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। शहर में इस प्रकार का कोई रेडीमेड स्टोर है भी नहीं। अच्छा सोचा है आपने। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मेजर रविकांत ने प्रत्यक्ष में उत्तर दिया। जी, मैं चाहता हूँ कि उस दुकान का शुभारंभ आपके ही हाथों से हो, युवक ने उत्तर दिया। मेरे हाथों से? मेरे हाथों से क्यों भाई? मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं, उसके लिए तो आपको किसी पॉलिटिशियन को बुलाना चाहिए। पेपर वेपर में भी फ़ोटो छप जाएंगे और आपको पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। मेजर रविकांत ने हल्के फुल्के अंदाज में उत्तर दिया। नहीं सर, मुझे तो आपकी ही स्वीकृति चाहिए। आप यदि अपने हाथों से फीता काट कर उस दुकान का उद्घाटन करने की स्वीकृति दे दें तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा, युवक ने कुछ और विनम्रता अपने स्वर में घोलते हुए कहा। लेकिन मैं क्यों भाई? मेजर रविकांत ने इस बार कुछ हंसते हुए पूछा। आपने देश की सेवा की है सर, इतने सालों तक सेना में रहे हैं आप। कश्मीर से लेकर देश के सभी मुश्किल इलाकों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। भला आपकी बराबरी कोई पॉलिटिशियन कैसे कर सकता है? युवक ने उत्तर दिया। आप तो काफ़ी कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मेजर रविकांत ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन नहीं जानता सर आपके बारे में। मेरी इच्छा है कि मेरी दुकान का शुभारंभ आपके शुभ हाथों से हो, ना कि किसी पॉलिटिशियन के। कहते कहते युवक ने बात को बीच में ही छोड़ दिया। मेजर रविकांत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उठकर गार्डन अम्ब्रेला का डायरेक्शन ठीक करने लगे। उसके बाद हवा से फड़फड़ा रहे अखबार के पन्नों को एक साथ मोड़कर बेद के टेबल पर रखकर उस पर अपनी भारी सी एस्ट्रे रख दी। युवक चुपचाप बैठा था। अगर ऐसा है तो मेरी सलाह ये है कि आप अपनी माँ के हाथों से अपनी दुकान का शुभारंभ करवाएं। माँ से ज़्यादा शुभ हाथ
बच्चों के लिए कोई नहीं होते। मेजर रविकांत ने कुछ गंभीर होते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मेरी माँ नहीं है, युवक ने उत्तर दिया। ओह, आई एम सॉरी, कहकर वो चुप हो गए और सिगरेट जलाने लगे। युवक सिर झुकाकर बैठा हुआ था। कुछ देर के लिए फिर से खामोशी छा गई। मेजर रविकांत चुपचाप धुएं के छल्ले उड़ाते रहे। फिर एक छल्ले से पार आसमान में आंखें जमाते हुए बोले, वेल, अगर आप इतना ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आ जाऊंगा। थैंक्स सर, बस एक छोटा सा अनुरोध और है कि आप मैडम को भी साथ लेकर आएं। युवक ने कृतज्ञता से भरे स्वर में उत्तर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो वैसे भी साथ ही रहती हैं। कब आना है वैसे? मेजर रविकांत ने उत्तर और प्रश्न एक साथ किए। जी 26 जनवरी को दोपहर 1 बजे आना है। मैं कार्ड देने आऊँगा, उसमें सब डिटेल्स होंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, कहकर युवक उठकर खड़ा हुआ और उसने मेजर रविकांत के पैर छू लिए। अरे अरे, बस बस, खुश रहो, मेजर ने कहा। युवक ने एक बार हाथ जोड़कर अभिवादन किया और तेज तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ गया। मेजर रविकांत सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए उस जाते हुए युवक की पीठ को गौर से देखते रहे। वे अभी भी उलझन में थे। कौन था ये, क्यों आया था? उनकी पत्नी ने पूछा, जो युवक को जाता देखकर अंदर से आकर उनके पास खड़ी हो गई थी। पता नहीं कौन था, मुझसे अपनी दुकान का उद्घाटन करवाना चाह रहा है, मेजर रविकांत ने हंसते हुए पत्नी को उत्तर दिया। तुमसे? कौन सिरफिरा है ये? पत्नी ने भी उसी प्रकार से हंसते हुए कहा। क्यों, इसमें सिरफिरा होने की क्या बात है भाई? हमने देश की सेवा की है, हम भी तो खास हो सकते हैं। क्या खास होने का अधिकार केवल पॉलिटिशियंस को ही है? और हाँ, आपको भी साथ चलना है, आपको भी खास तौर पर बुला कर गया है वो, मेजर रविकांत ने चुटकी लेते हुए कहा। मुझे भी? मैं क्या करूँगी वहाँ, आप तो उद्घाटन करने जा रहे हैं। पत्नी ने टेबल पर रखे चाय के मग्स को ट्रे में सहेजते हुए कहा। अरे भाई, आप वहाँ से कुछ खरीद कर उसका उद्घाटन कर देना। अब जा रहे हैं तो कुछ तो खरीदना ही होगा। 26 जनवरी को चलना है, याद रखना। वैसे वो कह गया है कि कार्ड देने भी आएगा। मेजर रविकांत ने कुर्सी पर बैठे बैठे अपने शरीर को खींचते हुए कहा और उठकर खड़े हो गए। पत्नी टेबल का सामान समेटने लगी थी। दोनों पति पत्नी बिना किसी शिकवा शिकायत के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इस प्रकार से कि कोई कह नहीं सकता कि जी नहीं रहे हैं, बल्कि काट रहे हैं। अपने अपने हिसाब से व्यस्त रहते हैं, न समय से कोई शिकायत और न बच्चों से। मेजर रविकांत अक्सर अपने दोस्तों के झींकने पर कहते हैं, वेल, ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ही मत रखो, जो मिल रहा है उसी को जीते रहो। समय की नियति है बीत जाना, उसके बीत जाने से पहले उसमें से अपने हिस्से का सुख निकाल लो। सप्ताह भर बाद युवक फिर आया। इस बार कार्ड देने आया था। कार्ड को मेजर रविकांत की पत्नी के हाथों में देकर उसने पैर छू लिए। पत्नी के हाथ से कार्ड लेकर मेजर ने देखा। सादगी भरा कार्ड था, जिसमें लिखा था, हमारे नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ मेजर रविकांत जोशी और श्रीमती उर्मिला जोशी के कर कमलों से होगा। आप सादर आमंत्रित हैं। अरे, तुमको इनका नाम कैसे पता चला? उस रोज़ तो पूछा नहीं था, मेजर ने अचरज से पूछा। मैं आपके बारे में सब जानता हूँ सर, युवक ने सहजता से उत्तर दिया। लेकिन उत्तर से मेजर को लगा कि युवक कुछ रहस्यमय अंदाज में उत्तर दे रहा है, सब शब्द पर जोर डालते हुए। मैं किसी को भेज दूंगा आपको लेने के लिए। युवक ने मेजर को उलझन में देखा तो कहा, नहीं नहीं, मत भेजना, हम आ जाएंगे, पास में ही तो है, टहलते हुए आ जाएंगे दोनों। मेजर ने युवक की बात का तुरंत उत्तर दिया। नहीं सर, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं भेज दूंगा किसी को। अच्छा, चलता हूँ, कहते हुए युवक ने दोनों के पैर छुए और चला गया। श्रीमती उर्मिला जोशी, उसे तो चाय नहीं पिलाई, अब हमें तो पिला दीजिए। युवक के जाने के बाद मेजर ने चुहल की। उसने समय ही कब दिया पूछने का, हवा की तरह आया और चला गया। लाती हूँ चाय, कहती हुई उनकी पत्नी अंदर जाने को मुड़ी। और हाँ श्रीमती उर्मिला जोशी, फीता वीता काटने की प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा ना हो वहाँ जाकर फीता ही ना कटे। मेजर ने एक बार फिर से चुहल की। पत्नी ने मुड़कर एक बार आंखें तरेरीं और अंदर चली गईं। दोनों पति पत्नी इतने बड़े घर को इसी प्रकार अपने तरीके से भरा पूरा रखते हैं, अपने आप को किसी की कमी नहीं महसूस होने देते।
26 जनवरी को जब मेजर रविकांत अपनी पत्नी के साथ दुकान के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दुकान के ऊपर बड़ा सा ग्लो साइन बोर्ड लगा था, मेजर रविकांत जोशी रेडीमेड स्टोर। युवक ने दोनों को देखा तो लपक कर दोनों के पैर छू लिए। अरे अरे बस खुश रहो। लेकिन राहुल, ये तुमने दुकान का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा? मेजर ने सपाट से लहजे में प्रश्न किया। आपको बुरा लगा क्या सर? मैं पहले आपसे पूछना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि पूछने पर आप स्वीकृति नहीं देंगे, बस इसीलिए आपसे पूछे बिना ही नाम रख दिया। आपको बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ। युवक ने क्षमा याचना के स्वर में कहा। मेजर अभी भी सहज नहीं हो पा रहे थे। दुकान का नाम अपने नाम पर रखा जाना उनको अटपटा लग रहा था। पत्नी ताड़ गई कि मेजर सहज नहीं है, इसलिए बात को संभालने के लिए तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो ऑनर दिया है मेजर साहब को, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि दुकान का नाम तो अपने माता पिता या देवी देवताओं के नाम पर रखा जाता है, उसको शुभ माना जाता है। आपने मेजर साहब के नाम पर क्यों रखा? बस यही थोड़ा अजीब लग रहा है। मैडम, जो लोग सीमा पर ठंड, गर्मी, बरसात की परवाह करे बिना डटे रहते हैं, हम सबकी सुरक्षा करते हैं, वे भी तो हमारे लिए देवी देवता ही हैं। लेकिन अगर सर को ऑड लग रहा है तो मैं बदलवा दूंगा, युवक ने गंभीर लहजे में कहा। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। बस आजकल कौन सोचता है इस तरह से, यही सोचकर कुछ उलझन हो रही थी। ऑड लगने जैसी कोई बात नहीं है। आपने तो मुझे सम्मान दिया है, मुझे ऑड क्यों लगेगा? मेजर ने मानो नींद से जागते हुए एकदम से उत्तर दिया। थैंक्स सर, मुझे तो लग रहा था कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं बिना पूछे रखने को लेकर। आइए दुकान का शुभारंभ कीजिए। कहते हुए युवक उन दोनों को लेकर दुकान की तरफ बढ़ गया। शुभारंभ की औपचारिकताएं पूरा करने के बाद युवक उन दोनों को लेकर अपने एक छोटे से चैम्बर में आया, जो दुकान के ही एक हिस्से में बना था। कुर्सी के ठीक पीछे मेजर रविकांत का बड़ा सा फोटो लगा था, सेना की वर्दी में मुस्कुराते हुए। मेजर कुछ देर उलझन में उस तस्वीर को देखते रहे। उनको अब यह रहस्य और गहराता हुआ लग रहा था। बैठिए ना सर, युवक रिवॉल्विंग चेयर को खींचते हुए बोला। अरे नहीं, ये तो तुम्हारी कुर्सी है, तुम बैठो, मैं उधर बैठ जाता हूँ। कहते हुए मेजर दूसरी तरफ बढ़ने को हुए। युवक ने बाँह थाम ली और बोला, नहीं सर, आपके बैठने से कुर्सी पवित्र हो जाएगी। अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे इस पर बैठकर। कहते हुए उसने बरबस उनको कुर्सी पर बिठा दिया। कुर्सी पर बैठकर मेजर ने देखा कि पत्नी का चेहरा कुछ असमंजस में डूबा हुआ है। उन्होंने पत्नी को सामान्य बनाने के लिए कहा, हाँ तो श्रीमती उर्मिला जोशी, बताइए आपको क्या खरीदना है? मुझे अपने पति के लिए 1-2 पुलोवर लेने हैं, पत्नी ने सहज होते हुए कहा। कौन से कलर लेना पसंद करेंगी आप? मेजर ने चुहल जारी रखते हुए कहा। कोई भी दे दीजिए, उन पर तो कोई भी कलर नहीं फबता, लेकिन अब क्या करें, ठंड है तो पहनना तो पड़ता ही है। पत्नी ने भी चुहल का उत्तर चुहल से दिया। चलिए राहुल, इनको कोई भी कलर का पुलोवर दिखा दीजिए। मेजर के कहते ही युवक ने पास के काउंटर से 10-20 पुलोवर लाकर टेबल पर रख दिए। कुछ देर देखते रहने के बाद मेजर रविकांत की पत्नी ने 3 पुलोवर छाँट कर अलग निकाल लिए और मेजर रविकांत को देते हुए बोली, ये ठीक हैं, बिल बनवा दीजिए। नहीं नहीं मैडम, बिल कैसा, ये तो मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, युवक ने पुलोवर अपने हाथ में लेते हुए कहा। नहीं नहीं, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं, आज मुहूर्त का दिन है, आज कोई गिफ्ट नहीं। चलिए बिल बनवा कर लाइए, और वो भी बिना डिस्काउंट के, मेजर ने कुछ कड़ाई से कहा। युवक तीनों पुलोवर लेकर बाहर चला गया बिल बनवाने। थोड़ी देर में वो बिल बनवा कर लाया। मेजर रविकांत की पत्नी ने बिल लिया और उस पर दर्ज अमाउंट देखा और उसके हिसाब से अपने पर्स में से पैसे निकाले तथा पैसे और बिल दोनों को मेजर रविकांत की तरफ बढ़ाते हुए बोली, कीप द चेंज। कमरे में समवेत ठहाका गूंज उठा। रात को खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी अपनी रोज़ की आदत के अनुसार गार्डन में टहल रहे थे। हल्की हल्की ठंड मौसम में घुलने लगी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पत्नी ने कहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आया, पर कर भी क्या सकते हैं, हो सकता है कि वो सचमुच ही इतने ही ऊंचे विचारों वाला युवक हो। मेजर ने सिगरेट की डिब्बी को उंगली से थपकते हुए उत्तर दिया। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि वो सचमुच ऊंचे विचारों वाला युवक है? पत्नी ने कुछ गहरे स्वर में पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता, मेजर ने एकदम सपाट उत्तर दिया। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पत्नी ने धीरे से लगभग बुदबुदाते हुए कहा।
चलो अब हो गया, कराए उद्घाटन, अब हमें क्या लेना देना। मेजर ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। छोटी सी बातचीत के बाद दोनों चुपचाप उसी प्रकार से टहलने लगे। लगभग एक सप्ताह बाद जब मेजर रविकांत उसी प्रकार सुबह की चाय पी रहे थे तो अचानक राहुल आ गया, हाथों में प्लास्टिक के 2 कैरी बैग में कुछ सामान लिए। आते ही मेजर के पैर छुए और चुपचाप पास की कुर्सी पर बैठ गया। और कहो राहुल, कैसा चल रहा है नया व्यवसाय? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? मेजर ने पूछा। बस आपका आशीर्वाद है सर, 1 सप्ताह में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने लगे हैं। आपका आशीर्वाद मिला है तो ये होना ही है, राहुल ने उत्तर दिया। मेजर ने कुछ उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा कर रह गए। अंदर से मेजर की पत्नी ने राहुल को देखा तो प्लेट में स्नैक्स लेकर आ गई। राहुल ने देखा तो उठकर खड़ा हो गया। अरे बैठो बैठो, मैं तो बस तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी, मेजर रविकांत की पत्नी ने हाथ से बैठने का इशारा करते हुए कहा और हाथ में रखी प्लेट को टेबल पर रख दिया। राहुल ने हाथ में पकड़े कैरी बैग उनको थमाए और पैर छू लिए। ये सब क्या है? मेजर की पत्नी हैरान होते हुए बोली। कुछ नहीं, बस यूं ही सर्दियों का स्टॉक आया था तो उसमें से 1-2 कार्डिगन बहुत सुंदर और सोबर आए थे। उस दिन आपने कोई गिफ्ट भी नहीं लिया था तो बस ये आपके लिए ले आया। मुझे लगा कि आपको ये पसंद आएंगे, राहुल ने कुछ अदब के साथ उत्तर दिया। अरे नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, इस तरह से गिफ्ट वगैरह लेना मुझे पसंद नहीं है। मेजर की पत्नी के स्वर में कुछ रूखापन आ गया था। उन्होंने दोनों पैकेटों को मेज की टेबल पर रख दिया था। राहुल ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सर झुकाए बैठा रहा। पत्नी ने मेजर रविकांत की ओर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। उत्तर में मेजर ने आश्वस्त का इशारा किया। देखो राहुल, हम दोनों अपने नियम कायदों से जीते हैं। हमने अपने कुछ सिद्धांत बना रखे हैं, उनको तोड़ना हमको अच्छा नहीं लगता। और फिर तुम तो जानते हो, मैं सेना में रह चुका हूँ। सेना के लोग वैसे भी नियमों के पक्के होते हैं। तुम ये गिफ्ट देकर हमारा नियम तोड़ रहे हो। हम इस उपहार की अवमानना नहीं कर रहे, लेकिन इसे नहीं लेना हमारी मजबूरी है। मेजर ने अपनी बात में सब कुछ समेटने का प्रयास किया। राहुल ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो उसी प्रकार से सिर झुकाए बैठा रहा। और फिर अभी तो हम आपस में उस प्रकार से परिचित भी नहीं हैं कि गिफ्ट का लेना देना कर सकें। अभी कुल मिलाकर 2 बार ही तो मिले हैं, हम और आज को मिलाकर 3 बार। ऐसे में गिफ्ट वगैरह लेना हमें नहीं लगता कि ठीक है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी दुकान का उद्घाटन करने जाना चाहिए तो हम दोनों चले आए। तुमने दुकान का नाम मेरे नाम पर रख दिया, उस पर भी मैंने आपत्ति नहीं की, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा का मामला है। लेकिन ये गिफ्ट लेना तो हमारा पर्सनल मामला है। इसमें तो हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन हम ये गिफ्ट नहीं रख सकते। मेजर ने राहुल को चुप देखा तो बात को और आगे बढ़ाया। मैडम, मेरा कोई नहीं है, ना माँ है ना पिता। हर आदमी के दिल में ये बात होती है कि जब उसकी कमाई शुरू हो तो वो अपने माँ बाप के लिए अपनी कमाई में से कुछ करे। मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन किसके लिए करूँ? मेरा तो कोई नहीं है। राहुल ने उसी प्रकार सिर झुकाए ही उत्तर दिया। मेजर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। इस बार पत्नी ने आश्वस्ति का इशारा किया। अच्छा ठीक है, मैं रख लेती हूँ तुम्हारा ये गिफ्ट, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह कि इसके बाद कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं, ये पहला और आखिरी होगा, कुछ डांट के अंदाज में कहा मेजर की पत्नी ने। सुनते ही राहुल ने सिर ऊपर कर लिया। उसका चेहरा खिल गया था। उसने टेबल पर रखे दोनों कैरी बैग्स उठाए और फिर से मेजर की पत्नी के हाथ में पकड़ा कर एक बार फिर पैर छू लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दुकान का समय हो रहा है, कहकर वो तेज़ तेज़ कदमों से गेट की तरफ बढ़ गया। अजीब है, मेजर की पत्नी बुदबुदाई। क्यों कर रहा है ये सब? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। क्या हो सकता है? कुछ गड़बड़ नहीं है, उसको गिफ्ट लाना था, ले आया। तुमको लेना था, तुमने ले लिया, अब छोड़ो बात को। मेजर ने बात को टालने की गरज से कहा। मैंने ले लिया, अब क्या करती? वो किस बुरी तरह से कह रहा था कि उसका कोई नहीं है। मुझे लगा कि शायद सच ही कह रहा हो। आप भी तो कुछ नहीं बोल पाए थे उस दिन जब उसने दुकान का नाम आपके नाम पर रख दिया था। और बोलते भी क्यों? आपको तो महान बना रहा था वो, आपके नाम पर दुकान का नाम रखकर। कुछ चुटकी लेने वाले अंदाज में कहा मेजर की पत्नी ने। वो क्या बनाएगा महान? हम सेना वाले तो वैसे ही महान होते हैं, ग्रेट बाय बर्थ। मेजर ने कुछ तल्ख अंदाज में उत्तर दिया। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप टेबल समेटने लगी। उसके बाद राहुल के आने का क्रम जारी रहा। हफ्ते 15 दिन में वो एक बार जरूर आता। कभी दुकान जाते में सुबह आ जाता तो कभी रात को दुकान से लौटते समय आ जाता। हाँ,
ये ज़रूर हो गया था कि उसने उस दिन के बाद फिर कोई गिफ्ट वगैरह लाने की या देने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये भी था कि कभी खाली हाथ नहीं आता था। कोई ना कोई मौसमी फल या कुछ और सामान ले आता। आते ही कहता, दुकान के सामने से ठेला निकला, ताज़े दिखे तो ले आया। कोई मना नहीं कर पाता। कभी संतरे तो कभी मूंगफली, कभी जामुन, कभी अमरूद तो कभी गज़क, कुछ भी ऐसा जो लाते हुए सहज सा लगे। ऐसा नहीं कि विशेष रूप से यहाँ आने के लिए ख़रीदा गया है, जैसे मिठाई वगैरह। मेजर की पत्नी को लगता कि यहाँ आ रहा था इसलिए इन चीज़ों को ले आया है, या इन चीज़ों के बहाने यहाँ आने का कारण निकाल रहा है। आपको कुछ भी अजीब नहीं लगता? रात को टहलते हुए उन्होंने मेजर से पूछा। क्या? मेजर ने संक्षिप्त सा प्रतिप्रश्न किया। यही, राहुल का यूँ बार बार आना, इस प्रकार से घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयास करना। ठीक है, आप सेना में रहे हो, आपने देश सेवा की है, लेकिन वही एक कारण तो नहीं हो सकता इस प्रकार से श्रद्धा उमड़ पड़ने का। अब तो ऐसा लगने लगा है कि वो यहाँ आने के कारण तलाशने लगा है। स्वर में कुछ चिंता घुली हुई थी। मेजर ने एक बार फिर से संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कुछ ना कुछ तो है, या तो। मेजर की पत्नी ने किसी बात को पूरा करते करते छोड़ दिया। क्या तो? मेजर ने ठिठक कर पूछा। कहीं उसकी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर तो नहीं है? सोचता हो कि दोनों तो अकेले रहते हैं, इनके बाद तो प्रॉपर्टी में कोई रहने वाला नहीं है। अभी सेवा कर दूं तो हो सकता है बाद में औने पौने दामों में प्रॉपर्टी मिल जाए। आखिर मौके की जगह है। अभी तो किराए की दुकान में है, फिर यहाँ भी तो शिफ्ट कर सकता है अपनी दुकान को। अभी गिफ्ट ला रहा है, ये खाने पीने का सामान ला रहा है। हो सकता है किसी दिन पैसे भी ले आए कि मेजर साहब आपने देश की बहुत सेवा की है, ये कुछ मेरी तरफ से रख लीजिए, मेरी कमाई में से, और बाद में उन्हीं पैसों को ढाल बनाकर प्रॉपर्टी हड़पने का सोच ले। कुछ झिझकते हुए कहा पत्नी ने। मेजर भी सोच में पड़ गए। इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था, मगर वैसा लगता तो नहीं है वो। दिखने दिखाने में तो सीधा और सरल लगता है। मेजर ने कहा। सीधा और सरल बनकर नहीं आएगा तो कैसे आएगा हमारे पास? और फिर यहाँ का भी नहीं है, कहीं बाहर का है। बताया है कि 8-10 साल पहले पढ़ने आया था यहाँ, उसके बाद बाहर चला गया तो अब लौटा है। मैंने पता किया, यहाँ उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं लोग, लगभग अपरिचित है वो यहाँ के लोगों के लिए। पत्नी ने रहस्यमय अंदाज में कहा। ये तुमने कब पता किया? मेजर ने प्रश्न किया। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है, सो पिछले दिनों मैं जिस भी दुकान पर गई वहीं मैंने इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं जानता इसके बारे में। सबका यही कहना है कि बाहर से आया है, यहाँ का नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई नहीं जानता हो इसको। उस दिन जब मैंने उसी से पूछ लिया कि राहुल तुम कहाँ के हो, तो इस बात को गोलमाल कर गया। कहने लगा यहीं का हूँ, पास के गांव से पढ़ने आया था यहाँ, पढ़ाई बीच में छूट गई तो बाहर चला गया, अब लौटा हूँ। पत्नी ने कहा। तुमने तो काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर रखी है उसके बारे में। मेजर ने कुछ प्रशंसा के स्वर में कहा। बस यूं ही, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, सो पता कर लिया थोड़ा बहुत, मगर क्या करें अब, बच्चों को बताएं क्या इस बारे में? पत्नी ने उलझन भरे अंदाज में कहा। नहीं नहीं, वो बेकार ही परेशान हो जाएंगे, इतना गंभीर मामला नहीं है, और फिर तुम एक सोल्जर की वाइफ हो, तुम्हें तो इस प्रकार की उलझनों से दो चार होना आना चाहिए। हम अपने स्तर पर मामले को सुलझाएंगे तो ठीक प्रकार से सुलझा लेंगे। बच्चे हमें प्राथमिक मानकर सोचेंगे तो हो सकता है कि राहुल को हर्ट कर दें, क्योंकि अभी तो ये भी तय नहीं है कि राहुल गिल्टी और नॉट गिल्टी में से क्या है। बच्चे हमारे प्रति बहुत सेंसिटिव हैं, उनको ना ही इन्वॉल्व किया जाए तो बेहतर होगा। लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस इशू, उर्मिला मैम। मेजर ने गंभीर बात को अंतिम वाक्य से कुछ सहज बनाने का प्रयास करते हुए कहा। पत्नी ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराकर रह गई। देखो उर्मी, किसी भी विषय पर जब सोचा जाए तो दोनों पक्षों से सोचा जाए, हमारा पक्ष और सामने वाले का पक्ष। हम अक्सर केवल अपने ही पक्ष में सोचते हैं और सामने वाले को हर्ट कर बैठते हैं। अक्सर ये होता है कि बात वैसी नहीं होती जैसी हम सोच रहे होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि राहुल से एक बार मुझे बात करने दो। मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है कुछ और ही बात निकले। मेजर उर्मी नाम का प्रयोग बहुधा नहीं करते, कभी कभी ही करते हैं, जब भी उनको लगता है कि पत्नी परेशान है या पत्नी को उनके साथ की आवश्यकता पड़ रही है, तो वे इस नाम का उपयोग करते हैं।
उनको लगता है कि ये नाम लेने से पत्नी उनको अपने और ज़्यादा साथ महसूस करती है। प्रेम के नामों में यही तासीर होती है, वे मुश्किल समय में ठंडक देने का काम करते हैं। जब भी कोई हमारे पास हमारे प्यार के नाम से बुलाता है तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है हमारे साथ। वरना यूँ तो सारे दिन कोई ना कोई हमारा नाम लेता रहता है और हम अकेले के अकेले बने रहते हैं। उस रात जब राहुल आया तो उसके हाथ में एक बैग था। आते ही चुपचाप बैठ गया। मेजर खाना खाकर ड्राइंग रूम में बैठे थे और रात के खाने के बाद की अपनी कॉफ़ी धीरे धीरे सुड़क रहे थे। रात का खाना दोनों पति पत्नी साथ खाते हैं और उसके बाद मेजर यहाँ ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में पत्नी आकर कॉफ़ी दे जाती हैं। जब तक वे कॉफ़ी पीते हैं तब तक पत्नी खाने की मेज़ और किचन की सफाई वगैरह कर देती हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं दोनों पति पत्नी टहलने के लिए। मेजर धीरे धीरे कॉफ़ी पीते हैं ताकि पत्नी के आने तक कॉफ़ी चलती रहे। जब राहुल आया तो उन्होंने पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे देखो राहुल आया है, एक कप कॉफ़ी और दे जाओ। थोड़ी देर में कॉफ़ी लेकर पत्नी आ गई। कुछ खाओगे राहुल? हम दोनों अभी खाना खाकर उठे हैं। फॉर्मेलिटी नहीं, अगर भूख हो तो बता दो, तुम्हारे लायक खिचड़ी होगी अभी कुकर में। जी ला दीजिए, भूख तो लग रही है, दुकान से सीधे ही इधर आ गया, घर नहीं गया हूँ, राहुल ने उत्तर दिया। ठीक है तो ये कॉफ़ी मत पियो, अभी रुको, मैं खिचड़ी लेकर आती हूँ। कहती हुई वो अंदर चली गई। थोड़ी देर में लौटी तो उनके हाथ में खिचड़ी की प्लेट के साथ और भी बहुत कुछ था, सलाद वगैरह। अरे इतना सब कुछ? मैं तो बस एक प्लेट खिचड़ी ही लूँगा, राहुल ने कहा। रात का खाना ठीक से खाना चाहिए दुकानदारों को, दिन में तो दुकान के चक्कर में ठीक से खा नहीं पाते हो। चलो अब आराम से खाओ, तब तक मैं अंदर की सफाई करके आती हूँ। खाने की ट्रे रख कर वो अंदर चली गई। राहुल चुपचाप खाना खाने लगा। जब मेजर की पत्नी अंदर से सफाई वगैरह करके लौटी तब तक राहुल खाना खा चुका था और अपनी ठंडी हो चुकी कॉफ़ी के घूंट भर रहा था। अरे कॉफ़ी ठंडी हो गई होगी, गर्म कर देती हूँ। नहीं ठीक है, गर्म है अभी तक, संक्षिप्त सा उत्तर देकर राहुल कॉफ़ी पीता रहा। कैसा चल रहा है कामकाज? मेजर ने पूछा। बस आप लोगों का आशीर्वाद है, अब तो साल भर हो गया, काफ़ी अच्छा चल रहा है सब, राहुल ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते हुए उत्तर दिया। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, अब तो समर कलेक्शन के लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी, इस बार मेजर की पत्नी ने पूछा। जी बस उसी की तैयारी हो रही है, ऑर्डर वगैरह तो प्लेस कर दिए हैं, लेकिन एक बार टूर पर निकलना भी होगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद जाने पर ही पता चलती हैं, राहुल ने उत्तर दिया। उसके उत्तर के बाद कुछ देर के लिए मौन छा गया। मेजर के चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ तनाव में हैं राहुल के आने के बाद से। आज मैं एक ख़ास काम से आया हूँ, राहुल ने धीरे से कहा। उसके कहते ही मेजर और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। बहुत दिनों से काम करना चाह रहा था लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हर बार कहते कहते रुक जाता था। आज बहुत हिम्मत जुटा कर आया हूँ कि आज तो, कहते कहते राहुल ने बात को अधूरा छोड़ दिया और सिर झुका लिया। मेजर और उनकी पत्नी कुछ अचरज से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर उसके बाद राहुल उठा और उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ बैग मेजर के पैरों में रख दिया। फिर वहीं नीचे ही बैठ कर सिसकने लगा। मेजर और उनकी पत्नी दोनों घोर आश्चर्य में डूबे हुए थे। अरे रो क्यों रहे हो भाई, क्या हो गया है और क्या है इस बैग में? मेजर ने कुछ मुलायम लहजे में पूछा और धीरे धीरे राहुल का कंधा थपथपाने लगे। वो उसी प्रकार सिर झुकाए नीचे ज़मीन पर बैठा सिसक रहा था। मेजर की पत्नी ने दोनों हाथों को गोल गोल करते हुए प्रश्न के अंदाज में घुमाया। मेजर ने उत्तर में दोनों हथेलियों को फैलाकर शांत रहने का इशारा किया। राहुल क्या हो गया, कोई परेशानी है क्या? पहले रोना बंद करो, फिर बैठकर बात करते हैं। चलो उठो और बैठो उस कुर्सी पर, मेजर ने आदेश देते हुए कहा। चलो उठो, अब मैं पानी लेकर आती हूँ। पत्नी ने भी मेजर के स्वर में स्वर जोड़ा। राहुल उठकर कुर्सी पर बैठ गया। मेजर ने अपने पैरों पर रखा बैग उठाकर गोद में रख लिया। राहुल रुमाल से आंखें पोंछकर सामान्य होने का प्रयास कर रहा था। इतनी देर में मेजर की पत्नी पानी का गिलास लेकर आ गई। राहुल ने गिलास लेकर थोड़ा सा पानी पिया और गिलास को टेबल पर रख दिया। अब बताओ क्या बात है, क्यों रो रहे हो इस प्रकार और क्या है इस बैग में? मेजर ने राहुल को सामान्य होते देखा तो आत्मीयता से पूछा। आप खुद ही देख लीजिए सर, राहुल का स्वर अभी भी भर्राया हुआ था।
राहुल के कहते ही मेजर ने बैग की जिप को खोलकर देखा। देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनके कानों में पत्नी द्वारा कहा गया वाक्य गूंज उठा, हो सकता है किसी दिन पैसे भी ले आए। उन्होंने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने मेजर को तनाव में देखा तो उनके चेहरे के भाव भी बदल गए। राहुल सिर झुकाए बैठा था। पत्नी ने हाथों के इशारे से ही प्रश्न किया। मेजर ने सीधे हाथ के अंगूठे पर तर्जनी को रगड़कर पैसे का इशारा किया। इशारा समझते पत्नी भी तनाव में आ गई। मेजर ने फिर बैग के अंदर देखा। उसमें 500 के नोटों के 7-8 बंडल रखे हुए थे। इसमें तो पैसे हैं राहुल, मेजर ने कहा। जी सर, राहुल ने उत्तर दिया। किस लिए? मेजर ने फिर सवाल किया। राहुल ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेजर अपनी कुर्सी पर पहलू बदल कर बैठ गए। राहुल, ये इतने सारे पैसे किस लिए और इनका रोने से क्या संबंध है? मेजर की आवाज़ कुछ शुष्क हो गई थी। ये पैसे आपको रखने होंगे सर, राहुल ने धीरे से कहा। मेजर और उनकी पत्नी को लगा कि उनके ठीक पास ही कोई धमाका हो गया हो। मेजर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्यों क्यों रखने होंगे? मेजर का स्वर अब कठोर हो चुका था। गुस्सा मत होइए सर, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो चाहे कीजिएगा, राहुल ने अनुनय भरे स्वर में सिर उठाते हुए कहा। क्या सुन लें? तुम फिर से कोई इमोशनल कहानी सुना दोगे कि मैंने अपनी माँ से कहा था कि दुकान के पहले साल की कमाई उसके हाथों पर लाकर रखूँगा। अब माँ तो है नहीं, सो तुम यहाँ देना चाहते हो। तुमने क्या मूर्ख समझ रखा है हम लोगों को? मेजर ने और भड़कते हुए कहा। नहीं सर, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। एक निवेदन मान लें, एक बार मेरी पूरी कहानी सुन लें, उसके बाद जो आपको उचित लगे वो कह सकते हैं। आप मना कर देंगे तो आज के बाद में कभी आपको अपनी सूरत नहीं देखना होगा, राहुल ने एक बार फिर से घिघियाने वाले अंदाज में कहा। सुन लीजिए ना एक बार कि ये क्या कहना चाह रहा है। सुनने में क्या हर्ज है? उसके बाद फैसला तो हम लोगों को ही लेना है कि हमको क्या करना है। मेजर की पत्नी ने मेजर के कुछ कहने से पहले बीच में बात को झेल कर उत्तर दे दिया। तुम कह रही हो ये? मेजर अब की बार पत्नी से कुछ ऊंचे स्वर में बोले। मैं इसका पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन यदि ये कह रहा है कि एक बार इसकी बात सुन ली जाए तो वैसा करने में हर्ज ही क्या है? हमारा केवल आज की रात टहलने का ही नुकसान हो रहा है और तो कुछ जा नहीं रहा। एक बार सुन लीजिए, फिर जो कुछ निर्णय आप करते हैं वो ही होगा, पत्नी ने कुछ ठंडे और समझाइश के स्वर में कहा। ठीक है, तुम कहती हो तो, लेकिन पहले ये पैसों का बैग अपने पास रखो। इसे मैं अपने पास रख भी नहीं सकता। ये मेरे उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। मैं अपने बच्चों से भी पैसे नहीं लेता कभी, तो तुमसे कैसे ले लूँ? मेजर ने हाथ में रखा पैसों का बैग राहुल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ठीक है सर, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसको अभी रख लेता हूँ। बाद में तो आपको ही फैसला लेना है कि इन पैसों का क्या करना है। कहते हुए राहुल ने उठकर मेजर के हाथ से पैसों का बैग अपने हाथ में ले लिया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तुम अभी भी गलत कह रहे हो। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे फैसला तुम्हारे बारे में करना है, तुम्हारे इन पैसों के बारे में नहीं करना है। पैसों के बारे में तो मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ कि चाहे तुम्हारी कहानी में जो कुछ भी हो, लेकिन मैं ये पैसे नहीं रखने वाला तो नहीं रखने वाला, समझे? मेजर का स्वर अभी भी उतना ही तल्ख था। पत्नी समझ रही थी कि मेजर का पारा इस समय 7वें आसमान पर है और केवल किसी लिहाज के चलते राहुल को अभी तक उन्होंने गेट आउट का प्रयोग करके भगाने से अपने आप को रोक रखा है। बिल्कुल, ये तो सही कह रहे हैं आप। पैसों के बारे में हमारा निर्णय अंतिम है कि हम ये पैसे नहीं लेने वाले। सुनो राहुल, ये तुम कहानी सुनाने से पहले ही जान लो। हाँ, हम किसी सहानुभूति के चलते तुम्हारी कहानी को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, ये बात अलग है। मेजर की पत्नी ने मेजर को गुस्से में देखा तो उनकी बात का समर्थन करके उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। उनको पता है कि जब भी मेजर को क्रोध आता है तो उस समय उस क्रोध को शांत करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी बात का समर्थन कर दिया जाए। इससे मेजर का पारा कुछ उतर जाता है। गुस्से में यदि कोई मेजर की बात का विरोध और करता है तो गुस्सा ठंडा होने के बजाय ज़्यादा भड़क जाता है। यह सेना का अनुशासन है, जहाँ जो कह दिया सो कह दिया वाली बात होती है। यदि बात नियम की उसूल की हो रही है तो कोई समझौता नहीं। पत्नी ने गुस्से को भड़कता देख समर्थन के पानी से उसको बुझाने का प्रयास किया। समझ गए ना? अब चलो अपनी कहानी सुनाना शुरू करो। फालतू की बातों में वक्त मत बर्बाद करो। मेजर साहब रात को ठीक समय पर सोने के आदी हैं।
पत्नी इस बार राहुल से मुखातिब होकर बोली। जी मैम, कहते हुए राहुल ने सामने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और उसमें बचा हुआ पानी गटागट कर पूरा पी लिया। गिलास को टेबल पर रखकर उसने गहरी सांस ली और कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। रामनगर से आया था मैं, यहाँ आया था पढ़ने के लिए। माँ ने ये सोचकर भेजा था कि यहाँ रहकर पढ़ भी लूँगा और साथ में कहीं कुछ काम धाम भी करना शुरू कर दूँगा। पिता थे नहीं, मेरे जन्म के कुछ दिनों बाद ही वो नहीं रहे थे। दादा दादी के भी गुजर जाने के बाद बच रहे मैं और माँ। माँ ने जैसे तैसे गांव की छोटी सी ज़मीन पर सब्जियां उगा कर मुझे पाला था। गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ शहर आ गया कॉलेज के आगे की पढ़ाई करने के लिए, कहकर राहुल कुछ देर के लिए चुप हो गया। गांव में ज़मीन का वो छोटा सा टुकड़ा ज़रूरतों के हिसाब से सचमुच बहुत छोटा था। जब तक गांव में था तब तक तो जैसे तैसे खींच खांच कर गुजारा हो जाता था। शहर आने के बाद असली परेशानी शुरू हुई। माँ उस ज़मीन पर सब्जियां उगाती थीं और उनको पास के कस्बे में बेच कर आती थीं। पीछे से खेतों पर मैं बना रहता था। इधर मैं भी चला आया तो माँ को परेशानी होने लगी। मेरा आना ज़रूरी था, आगे की पढ़ाई के लिए शहर आए बिना काम नहीं चलना था। यह कहकर राहुल फिर रुक गया। मेजर और उनकी पत्नी अब तक की इस मेलोड्रामेटिक कहानी से ऊब ही रहे थे। यूं ही समय गुजरता रहा। शहर में आकर छोटा मोटा काम करता रहा और पढ़ता रहा। फिर एक दिन माँ भी चली गई पिता के पास। मेरे लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ मतलब सब कुछ। वैसे भी था ही कौन, ना भाई थे ना बहन। रिश्तों की बात करूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं था रिश्तों के नाम पर। माँ के जाने के बाद मुश्किल और बढ़ गई। गांव में ज़मीन और घर दोनों की रखवाली कौन करे। यहाँ कॉलेज के 2 साल पूरे हो गए थे, आखिरी साल था तो उसे भी नहीं छोड़ सकता था। गांव की खेती और मकान बेचता तो भी कुछ बड़ी पूंजी हाथ नहीं आनी थी, मगर बेचना तो था ही। आखिर को सब कुछ बेच बाच दिया और ख़त्म कर लिया गांव से हर रिश्ता। राहुल सिर झुकाए कहता जा रहा था। कहानी अब मेजर और उनकी पत्नी को कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। फाइनल की परीक्षा होने के बाद जब चला चली की तैयारी होने लगी तो मेरे सामने समस्या थी कि अब क्या। अभी तक तो खेती बाड़ी घर बार बेच कर मिले पैसों में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर काम चला रहा था, लेकिन अब आगे क्या। हालांकि बैंक में अभी भी कुछ पैसे थे, मगर उतने नहीं कि साल भर से ज़्यादा चल सकें। एक दोस्त अच्छा था मेरा, संजीव। उसने कहा कि राहुल, तेरे पास अगर 2-2.5 लाख की व्यवस्था हो तो चल मेरे साथ मेरे शहर। मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मगर पूंजी मेरे पास उतनी नहीं है। 2 लाख तू ला, 2 मैं मिलाता हूँ। तुझे मैंने और मुझे तूने आजमाया हुआ है। हम दोनों की पार्टनरशिप निभ जाएगी। वहाँ मेरा घर है, रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। राहुल फिर रुक गया। कमरे में शांति छा गई। कॉफ़ी लाऊं और? मेजर की पत्नी ने कसमसा कर पूछा। थोड़ी थोड़ी ले आओ, मेजर ने उत्तर दिया। उत्तर सुनते ही उठकर चली गई। कमरे में फिर मौन पसर गया। मेजर ने टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट में से सिगरेट निकाली और सुलगा ली। कुर्सी की पुष्ट पर सिर को टिकाकर धुआं छोड़ने लगे। थोड़ी देर में उनकी पत्नी ट्रे लिए लौटी। दोनों को एक एक मग देकर तीसरा मग खुद लेकर कुर्सी पर बैठ गई। मेजर ने गर्म कॉफ़ी का एक सिप लिया और बोले, ये राहुल के लिए इशारा था कि कहानी को फिर से शुरू किया जाए। मेरे पास था ही क्या, बमुश्किल से 20-25 हज़ार थे जो बैंक में पड़े थे। उनसे कुछ होना जाना नहीं था। सवाल तो 2 लाख का था, मगर मन में कहीं ना कहीं लालच था कि अगर संजीव के साथ चला जाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ज़िंदगी का। मगर बात वही थी, आखिर 2 लाख रुपयों की व्यवस्था होगी कहाँ से। संजीव को तो ये पता था कि गांव की ज़मीन वगैरह बेचकर मुझे काफ़ी पैसे मिले हैं। कहकर राहुल रुक गया और कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरने लगा। कॉलेज की परीक्षाएं खत्म हो गई थीं, अब हॉस्टल भी छोड़ना था। संजीव भी मेरे लिए ही रुका हुआ था, उसे भी घर लौटना था। मेरे लिए अनिश्चय की स्थिति गहरी होती जा रही थी। संजीव चला जाता तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाना था, मगर बात वही थी कि 2 लाख कहाँ से आएंगे। 2 लाख। राहुल का स्वर गहरा हो गया। मगर फिर ये हुआ कि व्यवस्था भी हो गई और मैं संजीव के साथ भी चला गया इस शहर छोड़कर, उसके साथ उसके शहर। इस शहर से मेरा दाना पानी उठ गया था। राहुल ने बात को एकदम से ख़त्म कर दिया। व्यवस्था हो गई, मगर कैसे हुई इतने पैसों की व्यवस्था? 10-12 साल पहले 2 लाख की व्यवस्था करना कोई आसान था क्या? बहुत बड़ी रकम होती थी वो उस समय।
मेजर ने राहुल की कहानी शुरू होने के बाद पहली बार किसी बात पर प्रतिवाद किया। राहुल ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, बस बैग की जिप को खोलता बंद करता रहा। कमरे में जिप के खुलने और बंद होने की आवाज़ गूंज रही थी। बाहर रात धीरे धीरे गहरा रही थी। चला गया मैं संजीव के साथ, फिर नहीं लौटा यहाँ। लौटा तो अब लौटा। वहाँ जाकर उसके साथ पार्टनरशिप में रेडीमेड का काम शुरू किया। उसके परिवार का पुश्तैनी काम था ये। शहर में उसके पिताजी की पहले से ही एक दुकान थी, मगर वो कुछ पुराने टाइप की थी, जिसमें गांव की ग्राहकी ज़्यादा थी। मगर फिर भी था तो रेडीमेड का ही काम। उसका अनुभव काम आ गया। काम चल निकला हम दोनों का। चला और खूब चला। दोनों ने मिलकर खूब मेहनत की। सुबह से रात तक लगे रहते थे हम दोनों। एक खरीदी पर निकलता तो दूसरा दुकान संभालता। धीरे धीरे उसके शहर का प्रमुख रेडीमेड स्टोर हो गया था हमारा स्टोर। मैं तो कोई था नहीं, सो मैं भी उसके परिवार में ही रमता चला गया। शहर में नाम हो गया हमारा। राहुल ने लंबी बात कही। मगर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे पास 2 लाख रुपए आए कहाँ से। मेजर ने एक बार फिर अपनी आपत्ति दर्ज की। जी वो भी बताता हूँ, राहुल ने उत्तर दिया। बस यूं ही व्यस्तता में भाग दौड़ के बीच के 10 बरस बीत गए। पार्टनरशिप का काम होने के बाद भी मेरे पास अपनी पूंजी भी काफ़ी हो गई थी। मेरा तो कोई खर्चा था भी नहीं। धंधे में बहुत ईमानदार था संजीव। मुनाफे का पैसा आना पाई से बराबर बराबर बांट देता। धीरे धीरे करते मेरे पास अच्छी खासी पूंजी हो गई। राहुल के चुप होते ही कमरे में खामोशी पसर जाती थी। फिर मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि संजीव और मैं, हम दोनों अलग हो जाएं। समय पर अच्छे वातावरण में अलग हो जाएं, इससे पहले कि कहीं कोई गलतफहमी हो और मन में खटास लिए हम दोनों अलग हों। संजीव का विरोध था हालांकि इस मामले में, मगर मैं उसको और उसके परिवार को खोना नहीं चाहता था। जीवन में इतना कुछ खो चुका था कि अब कुछ और खोने से डर लगने लगा था। मैंने ही संजीव को समझाया और उसे अलग होने के लिए राज़ी कर लिया। मगर अभी भी एक बात पर वो अड़ा था कि अगर अलग होना है तो इसी शहर में अपना व्यवसाय शुरू करूं। मैं उसके लिए भी तैयार नहीं था। एक ही शहर में काम शुरू करने का मतलब संजीव के साथ कंपटीशन करना था, उस व्यवसाय और उस दोस्त के साथ जो मेरा अपना था। राहुल ने लंबी बात को संक्षेप में समेट दिया और अंततः मैं उसको इस बात पर भी मनाने में कामयाब हो गया कि मैं यहाँ इस शहर में आकर अपना रेडीमेड स्टोर खोलूँगा। उसकी एक शर्त थी जो मैंने भी मान ली। शर्त थी कि चूंकि शहर बदल रहा है इसलिए प्रतिष्ठान एक ही रहेगा। खरीदारी जैसे काम दोनों दुकानों के एक साथ होंगे ताकि ऐसा लगे कि एक ही प्रतिष्ठान है, केवल पीढ़ी बदली है। बदले में मैंने भी एक शर्त रखी कि उसे मेरे नए प्रतिष्ठान में 10% का पार्टनर बनना होगा। ये शर्त भी उसने मान ली। इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के कुछ तार बचा लिए थे जो आज तक बचे हैं। शुरू में जब यहाँ का काम शुरू किया तो 1 महीने तक वो ही रहा था, यहाँ सब कुछ जमा कर गया था। अब भी आता रहता है वो यहाँ हर महीने। राहुल फिर सांस लेने के लिए रुक गया था। वहाँ की दुकान में से भी उसने मेरी पूरी पार्टनरशिप नहीं हटाई, 10% बाकी रहने दी। मगर वहाँ की मेरी जमा पूंजी और पार्टनरशिप का पैसा इतना था कि यहाँ की दुकान का सारा सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जैसा चाहा था वैसा हो गया। आपके हाथों से दुकान का उद्घाटन हुआ तो मानो मेरे लिए शुभ लाभ का आशीर्वाद मिल गया। पिछले साल भर पर अगर नज़र डालता हूँ तो पहले साल के हिसाब से बहुत अच्छा रहा दुकान का व्यवसाय। 2 सीजन का माल भी भरा और कमाया भी। राहुल फिर चुप हो गया। मेजर और उनकी पत्नी के लिए कहानी के अनकहे बिंदु परेशान करने वाले साबित हो रहे थे। दोनों के लिए कहानी अब बहुत उलझन भरी हो रही थी। फिर जब 1 साल बाद मुझे पता लगा कि अब कुछ पैसा निकाला जा सकता है दुकान से, तो मैं ये 2.5 लाख रुपए लेकर आ गया। हालांकि अभी तक तो ये आधे ही हैं, इनमें से उन पैसों का ब्याज शामिल नहीं है, लेकिन वो भी मुझे निकालना है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल ब्याज भी निकाल दूंगा ताकि पूरा चुकारा हो जाए। 10 साल हो गए हैं रकम को। इतने सालों में तो बैंक में ही रहती तो न जाने कितनी हो जाती। उतना ब्याज भी नहीं दे पाया तो भी जितना हो सका उतना तो कर ही दूंगा। राहुल कुछ इस प्रकार से बोल रहा था जैसे कोई पागल अकेले में बैठकर अपने आप से ही बातें करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। और सचमुच भी इस समय उसकी स्थिति पागलों जैसी ही थी, क्योंकि मेजर और उनकी पत्नी को तो कुछ समझ में भी नहीं पड़ रहा था कि राहुल क्या बोल रहा है। कौन सा पैसा, कौन सा ब्याज, ये सब उनकी समझ से परे था। कौन से पैसे और ब्याज की बात कर रहे हो तुम?
हम दोनों को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम कह क्या रहे हो। आज पैसे निकाल दिए हैं, कल ब्याज भी निकाल दूंगा। अरे भाई, ये तो बताओ कि ये सब तुम कह क्या रहे हो? इन सब का मतलब आखिरकार क्या है? मेजर ने कुछ झुंझलाते हुए पूछा। मेजर को इस प्रकार से झुंझलाते हुए देखा तो उनकी पत्नी को लगा कि अब राहुल की शामत आने ही वाली है, क्योंकि इतनी देर से मेजर उसकी कहानी आराम से बैठकर सुन रहे हैं और आखिर में ये हो रहा है कि राहुल इस प्रकार से बेफिजूल की बातें करने लगा है। मगर राहुल के ऊपर मेजर के झुंझलाने का कोई असर नहीं दिख रहा था। वो मेजर की तरफ से बेखबर होकर बैग के कुंदों में उंगलियां उलझाने और सुलझाने का खेल खेल रहा था। उसे इस प्रकार करते देख मेजर का पारा धीरे धीरे चढ़ रहा था। कुछ तो कहो कि आखिर तुम बात किन पैसों की कर रहे हो? मेजर ने कुछ तेज स्वर में पूछा। सर, पहले आप ये जान लें कि मैं इन पैसों का जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो ब्याज भी निकालूंगा। अभी धंधे में गुंजाइश नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके निकालता रहूँगा। मूलधन का चुकारा करना चुकारा नहीं होता। चुकारा तो तब होता है जब ब्याज का भी भुगतान कर दिया जाए। राहुल ने सिर उठाकर मेजर की आंखों में आंखें डालकर कहा। फिर वही बात, चुकारा चुकारा। अरे मैं कह रहा हूँ, पहले ये तो बताओ कि काहे का पैसा और काहे का ब्याज और किस बात का चुकारा? मेजर ने लगभग चीखते हुए कहा। और ये भी प्रॉमिस कीजिए कि जब तक मैं ब्याज न चुका दूँ तब तक इस घर में मैं आ जा सकता हूँ। उसके बाद जैसा आपका निर्णय होगा। यदि आप मना करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। राहुल ने फिर मेजर की बात का उल्टा उत्तर दिया। फिर वही, अरे पहले ये तो पता चले कि ब्याज काहे का है ये? मेजर ने उसी टोन में कहा। राहुल ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। एक गहरी सांस खींची, फिर सांस को छोड़कर थूक गटकने लगा। बैग के कुंदे से खेलता हुआ उसका हाथ कपकपाने लगा था। कुछ देर यही स्थिति रही, फिर उसने अपने आप को सीधा किया और तनकर बैठ गया, इस प्रकार मानो किसी बात के लिए तैयार हो गया है। मेजर की आंखों में आंखें डालकर बोला, सर आप याद करिए 10 बरस पहले की एक घटना। कौन सी? मेजर ने उसी प्रकार आंखों में आंखें डालकर ही उत्तर दिया। आप बैंक से एक बैग में 2.5 लाख रुपए निकाल कर आ रहे थे। कहते कहते राहुल के माथे पर पसीना चुचा आया और सिटी पार्क के पास वाले मोड़ पर एक लड़का आपकी कार में से बैग निकाल कर भाग गया था। जब तक आप कार से उतरकर चिल्लाते तब तक वो लड़का हवा हो गया था। बाद में उस लड़के का कुछ पता नहीं चला था। आपने पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई थी, मगर कुछ भी नहीं हो पाया था। राहुल ने स्थिर स्वर में कहा। हाँ, हुआ था तो? मेजर ने कहा। वो लड़का मैं ही था सर। राहुल का ये वाक्य कमरे में विस्फोट की तरह गूंज उठा। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी चुकारा। पंकज सुबीर जी एक कुशल कारीगर की भांति कहानी को बुनते हैं। उम्मीद है ये रोचक कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।